तो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, हम लोग कर रहे हैं आपके बिहार मैट्रिक एग्जाम 2027 के लिए क्लास 10 के आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में पैरानोमा पार्ट 2 बुक से चैप्टर 1 के पेस ऑफ लिविंग के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। प्रीवियस क्लास में हम लोग ने पेस ऑफ लिविंग के वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन देखे थे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में वहाँ से 100% चांस है कि आपका क्वेश्चन वहाँ से आ सकता है और उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आप प्रीवियस क्लास को नहीं किए हैं तो आप जाकर वहाँ से कर सकते हैं। आज हम लोग इसी चैप्टर के 2 मार्क्स के क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास को इन तक जरूर देखिएगा, ये क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बच्चों, ये रहा पैरानोमा पार्ट 2 चैप्टर 1 पेस ऑफ लिविंग के 2 मार्क्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। 100% चांसेस हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। हम लोग एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, आंसर को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चों? हु इज द ऑथर ऑफ द पेस ऑफ लिविंग एंड व्हाट इज हिज स्पेशल फेयर ऑफ नॉबलिस्ट? कहा जा रहा है कि पेस ऑफ लिविंग के ऑथर कौन है और स्पेशल फेयर का मतलब होता है बच्चों स्वभाव, यानी अलग स्वभाव क्या दिखा रहे हैं पेस ऑफ लिविंग के चैप्टर में नॉबलिस्ट। ठीक है, तो आइए आंसर चेक करते हैं, आंसर क्या होंगे। ठीक है, आंसर को समझेंगे हम लोग। R.C. हचिंसन इज ब्रिटिश नॉबलिस्ट हु रॉट द पेस ऑफ लिविंग, यानी R.C. हचिंसन क्या है? पेस ऑफ लिविंग चैप्टर के क्या है? ऑथर हैं, लेखक हैं। ठीक है, ही एग्जिबिटेड एक्सप्रेशनल फेयर ऑफ टचिंग सेंसिटिव इशू ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी विद द कॉन्ट्राडिक्शन एंड पैराडॉक्स। बिल्कुल, ये क्या स्पेशल फेयर को क्या, किस बात को इस चैप्टर में पेस ऑफ लिविंग के चैप्टर में दर्शा रहे हैं नॉबलिस्ट? तो क्या दर्शा रहे हैं? ही एग्जिबिटेड का मीनिंग ही होता है दर्शाना। एक्सेप्शनल फेयर यानी अलग स्वभाव, कहाँ के? तो टचिंग सेंसिटिव इशू, यानी कुछ वहाँ के कुछ मुद्दाएं हैं। क्या है वो मुद्दाएं? कहाँ की है? तो कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी की है। किस चीज़ को लेके? तो कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी में क्या है? कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है, पैराडॉक्स है, यानी कुछ विरोधी भाषाएं हैं, विरोधी बातें हैं, जिसको यहाँ पे ऑथर क्या कर रहे हैं? इस चैप्टर में दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इस सारे को आप लोग इन तक जरूर देखिएगा, ताकि आपके लिए बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आइए समझते हैं। व्हाट डज द R.C. हचिंसन कैप्चर इन द एसे पेस ऑफ लिविंग? यानी ये जो चैप्टर है आपका बच्चों पेस ऑफ लिविंग का, R.C. हचिंसन ने क्या कैप्चर किया है, क्या बताने का इस चित्रण किया है इस चैप्टर में, क्या दर्शा रहे हैं? तो आइए आंसर समझते हैं, आंसर क्या होगा। इन द पेस ऑफ लिविंग ऑथर कैप्चर द एग्नी ऑफ मॉडर्न मैन। एग्नी का मीनिंग हम लोग ने चैप्टर में देखा था, पीड़ा, कष्ट। मॉडर्न मैन का मीनिंग होता है आधुनिक आदमी। यानी इस चैप्टर में, पेस ऑफ लिविंग के चैप्टर में, जीवन के रफ्तार में ऑथर ने कैप्चर किया है किसके बारे में? तो मॉडर्न मैन के कष्ट और पीड़ा के बारे में, आधुनिक आदमी के कष्ट और पीड़ा के बारे में। ही ब्रिंग आउट द हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन, थिंग, ऑब्जेक्ट एंड हर्ट द नॉर्मल रिदम एग्जैक्ट अंडर द प्रेशर ऑन एवरी वर्ड। कहा जा रहा है कि ऑथर क्या यहाँ बताने की कोशिश किए थे कि कैसे तेज गति आ रही है, किसमें? तो इंसान में, वस्तु में, थिंग और ऑब्जेक्ट में। और ये क्या कर रहा है? ये जो तेज मूवमेंट है, फास्ट मूवमेंट है, किसको हर्ट कर रहा है? तो नॉर्मल रिदम को, जो नॉर्मल स्पीड है उसको क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं हर्ट कर रहा है। एंड एग्जैक्ट अंडर द प्रेशर ऑफ एवरीवन, ये क्या कर रहा है? साथ ही साथ थिंग पर, ऑब्जेक्ट पर, मैन पर ये क्या कर रहा है? दबाव बना रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको समझ आया होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो ये आपके लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन भी लगा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं ये सारे क्वेश्चन, और 100% आने का यहाँ से चांसेस है। तो आप लोग अच्छे से इस चैप्टर को करिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टर इल्डेरिकॉर्न मर्चेंट ऑफ द प्ले सीन ऑफ द ऑथर ऑफ डुब्लिन। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि इस चैप्टर का मेन ही पार्ट का ही क्वेश्चन है कि आपका जो ये मेन कैरेक्टर जो था प्ले में,
जो डुबलिन में नाटक ऑथर देख रहे थे उसमें जो मेन कैरेक्टर है, मुख्य नायक हैं, इल्डरी कॉर्न मर्चेंट थे। इल्डरी कॉर्न मर्चेंट यानी जो बुजुर्ग अनाज के व्यापारी थे, वो उन्होंने मुख्य नायक के उनके बारे में क्या करना है, आपको डिस्क्राइब करना है। तो उनके बारे में आइए हम लोग डिस्क्राइब करते हैं और आंसर समझते हैं। आंसर क्या होंगे बच्चों? द मेन कैरेक्टर was an elderly corn merchant in a small Irish country town who had many anxieties। सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर आप यही अपने एग्जाम में लिखिएगा कि मेन कैरेक्टर क्या था इल्डरी कॉर्न मर्चेंट का, कि वो कहाँ रहते थे, तो एक इरिश कंट्री में, एक स्मॉल शहर में, वो टाउन में रहते थे। हु हैड ए मेनी एंजाइटी यानी उनके पास बहुत सारी क्या थी, चिंताएं थी। His heart was डिकी। डिकी का मीनिंग हम लोग ने देखा था। डिकी का मतलब जिसके दिल में बहुत सारा क्या हो, चिंताएं हो, बोझ के तले वो दबा हो। His heart was क्या, डिकी, यानी उनके दिल में बहुत सारी चिंताएं थी। कौन कौन से? तो his nephew was cheating him। उनके भतीजा ने क्या दिया था, उनको धोखा दिया था। And his wife wanted to be spend euro $10 on holiday, make it the fast pace of the life too much for him। और ये क्या था कि उनकी वाइफ भी क्या चाहती थी कि वो प्रत्येक हॉलीडे में कितना खर्च करना चाहती थी, $10 खर्च करना चाहती थी। और यही कारण है कि उनको क्या लग रहा था, उनकी लाइफ क्या काफ़ी तेज गति से, उनको लग रहा था कि उनकी लाइफ क्या है, काफ़ी तेज गति से चल रही है। तो ये मुख्य कैरेक्टर था, मेन कैरेक्टर इल्डरी कॉर्न मर्चेंट का, जो ऑथर ने प्ले में देखा था। तो इतना आप लिख दीजिएगा तो काफ़ी आपके आराम से आपको 2 मार्क्स एग्जामिनर दे देगा। तो आइए, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि डज द ऑथर डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट एंड व्हाट काइंड ऑफ द रैपिड मूवमेंट डज एंजॉय। यानी ऑथर जो है, क्या रैपिड मूवमेंट उनको पसंद नहीं था, तेज गति उनको क्या नहीं पसंद थी जीवन की, और किस तरह से वो रैपिड मूवमेंट को आनंद लेना चाहते थे, तेज गति जीवन में उनको आनंद लेना था, इंजॉय करना था। तो क्या होंगे बच्चों, आइए आंसर समझते हैं। नो, ऑथर डज नॉट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट। यानी जो ऑथर जो थे वो, उनको ऐसा नहीं था कि उनको रैपिड मूवमेंट पसंद नहीं था। ही एंजॉय द गोइंग इन द कार एट 90 miles an hour प्रोवाइडेड हिज ड्राइव इट इज़ नॉट ऑन कार। क्या उनको कैसे रैपिड मूवमेंट पसंद थे, किस प्रकार से, तो वो क्या करते थे, वो उस तरह से रैपिड मूवमेंट को एंजॉय करना चाहते थे कि वो एक कार को क्या करें, वो ड्राइव खुद ही करें और उसको कितने रफ्तार से वो चलाए कि 90 माइल्स प्रत्येक घंटे के रफ्तार से उनको चलाना था। और उस रैपिड मूवमेंट में वो कार जो चलाएंगे, वो कार उनकी क्या होनी चाहिए, उनकी नहीं होना चाहिए। तो ये था कि रैपिड मूवमेंट ऑथर को भी पसंद था और वो कार को अपने स्पीड से चलाकर, उनकी कार ना हो इस तरह से वो अपने रैपिड मूवमेंट को क्या करना चाहते थे, इंजॉय करना चाहते थे। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ आया होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों, आइए समझते हैं। What does the author mean thus by saying that he belonged to the tribe of slow thinker। यानी जब ऑथर जो इस चैप्टर में बताए हैं कि वो क्या है, स्लो थिंकर के ग्रुप से, ट्राइब का मतलब क्या होता है, समूह, ग्रुप, यानी वो स्लो थिंकर के ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग आपको यहाँ पे बताना है। तो आइए हम लोग इसके आंसर को समझते हैं और देखेंगे। बाय बिलोंगिंग द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर, मतलब ये जो आपका ग्रुप जो है स्लो थिंकर का, इसका मीनिंग क्या होता है। तो ऑथर मीन्स द पीपल हु क्रस्ड विद द डिले, हु थिंक द क्लेवर रिप्लाई 4 hours आफ्टर द पार्टी इज ओवर। यहाँ पे ऑथर बताना चाह रहे हैं कि जो पीपल स्लो थिंकर होते हैं, मतलब जो लोग धीरे सोचते हैं, वो क्या करते हैं, वो जब भी रिप्लाई करेंगे तो वो कब रिप्लाई करेंगे, जब पार्टी ख़त्म हो जाएगी, 4 घंटे बाद उस चीज़ को सोचकर समझकर उस चीज़ को क्या करते हैं, रिप्लाई देते हैं। एंड हु गेट द लोएस्ट मार्क इन इंटेलिजेंट टेस्ट, और वो जो स्लो थिंकर होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो इंटेलिजेंट टेस्ट में उनके पास क्या सबसे लोएस्ट मार्क्स को प्राप्त करते हैं। बिकॉज दोज टेस्ट मेजर द स्पीड ऑफ माइंड, क्योंकि वो जो सारे टेस्ट होते हैं इंटेलिजेंट टेस्ट, वो क्या मेज़र करते हैं, तो माइंड के स्पीड को मेज़र करते हैं, ना कि वो किसी
नॉलेज को मेजर करते हैं। इस वजह से वो क्या करते हैं, स्लो थिंकर जो होते हैं वो लोएस्ट मार्क्स इंटेलिजेंट टेस्ट में प्राप्त करते हैं, पाते हैं। ठीक है, तो ये था स्लो थिंकर, जिसके थ्रू ऑथर समझाना चाह रहे थे कि जो स्लो थिंकर के ग्रुप होते हैं वो कैसे होते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अभी तक हम लोग ने 5 क्वेश्चन किया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आ ही सकते हैं और प्रीवियस ईयर पूछे भी जा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वाई आर द स्लो थिंकर ट्रैवलिंग हैंडीकैप इन द मॉडर्न वर्ल्ड। यानी स्लो थिंकर जो होते हैं, धीरे सोचने वाले व्यक्ति, वो ट्रैवलिंग हैंडीकैप, हैंडीकैप का मीनिंग यहाँ इस चैप्टर में है बच्चों कि वो कमज़ोर हों। किस चीज़ में, तो अपनी जीविका को चलाने में, अपने जीवन में वो कमज़ोर अपने आप को महसूस करते हैं इस मॉडर्न वर्ल्ड यानी आधुनिक संसार में। तो क्यों ऐसा है, तो आइए आंसर समझते हैं। स्लो थिंकर आर ट्रैवलिंग हैंडीकैप इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग द लिविंग। यानी जो स्लो थिंकर होते हैं वो किस चीज़ में हैंडीकैप में कमज़ोर महसूस करते हैं, तो अपने जीवन की जीविका चलाने में वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। बिकॉज, क्योंकि मॉडर्न इंटेलिजेंट टेस्ट एंड फास्ट पेस ऑफ सोसाइटी इज डिजाइन टू मेजर एंड रिवार्डेड द स्पीड ऑफ द माइंड मोर थिंग एल्स। यानी ये जो आज की जो आधुनिक बुद्धि का जो टेस्ट है, परीक्षण है, ये क्या है, एक तरह से काफ़ी तेज गति से हमारा समाज जो है वो क्या हो चुका है, मेजर डिज़ाइन हो चुका है, बन चुका है। और ये क्या करता है, माइंड के स्पीड को मेजर करता है, इससे ज़्यादा वो कुछ मेजर नहीं कर पाता। ना कि हमारे टेस्ट को, हमारे नॉलेज को मेजर नहीं करता, हमारे स्पीड को मेजर करता है कि हम किस स्पीड से अपने माइंड को ट्रेन किए हैं। इसलिए जो स्लो थिंकर होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रैवलिंग हैंडीकैप होते हैं इन मॉडर्न वर्ल्ड में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंस टू द ऑथर व्हेन ही गोज टू द सिनेमा। क्या हुआ था जब ऑथर जो है सिनेमा में गए थे, तो क्या हुआ था, आइए समझते हैं। When author goes to cinema, he find himself in a fogless fog। यानी जब वो ऑथर जो है, लेखक जो है, सिनेमा में जाते हैं तो अपने आप को किस स्थिति में देखते हैं, हॉपलेस फॉग। हॉपलेस का मतलब होता है निराशाजनक स्थिति में अपने आप को पाते हैं। आफ्टर 2 or 3 मिनट ही वॉज टर्न टू हिज वाइफ फॉर इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट का मतलब होता है जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। यानी 2 या 3 मिनट के बाद वो किधर मुड़ जाते हैं, तो अपनी पत्नी की तरफ मुड़ जाते हैं। किस चीज़ के लिए, तो जानकारी लेने के लिए। क्या, एंड आस्क द क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग ऑन द स्क्रीन। और अपनी पत्नी से क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं जानने के लिए, समझने के लिए कि स्क्रीन पे जो मूवी चल रहा है उसमें क्या हो रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा इस सारे क्वेश्चन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स के आपके इस चैप्टर से 100% आने के चांसेस हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चों, आइए समझते हैं। हाउ डज द ऑथर वाइफ हेल्प टू हिम एट द सिनेमा। यानी ऑथर की जो वाइफ थी, लेखक की जो पत्नी थी, उन्होंने कैसे सिनेमा में उनको मदद किया, कैसे मदद किया था, आइए आंसर देखते हैं। ऑथर वाइफ्स helps him by the clarifying the confusion, such as explaining the whether the character on the screen is the same girl at the beginning or the pointing out the actually 3 different girls। यानी जब ऑथर की पत्नी ने, लेखक की पत्नी ने उनको कैसे मदद किया था, तो उनके जो भी कन्फ्यूजन था ऑथर को, उनके क्लैरिफाई किया था, मतलब उसको स्पष्ट किया था। सच एज एक्सप्लेनिंग द वेदर कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि स्क्रीन पर जो कैरेक्टर चल रहा है वो कौन से कैरेक्टर चल रहे हैं, जिसमें इज़ द सेम गर्ल स्कीन एट ए बिगनिंग। जहाँ पे ऑथर ने पूछा था क्या जो शुरुआत में जो लड़की थी क्या वही अभी तक वो लड़की है, तो उन्होंने क्या किया था, उनकी पत्नी ने पॉइंट आउट दे आर द एक्चुअली दे आर 3 डिफरेंट गर्ल। उन्होंने बताया, पॉइंट किया, इशारा किया कि नहीं ये तीनों क्या थी, अलग अलग गर्ल्स थी। कौन कौन गर्ल्स तीनों अलग अलग थी, ते टॉल ब्लॉन्डेड, ए शॉर्ट ब्लॉन्डेड एंड द मीडियम साइज ब्यूनेट। यानी 3 डिफरेंट गर्ल्स थी उस सिनेमा में, स्क्रीनिंग पे जो दिखा रही थी। इस कन्फ्यूजन को ऐसे करके उन्होंने, उनकी पत्नी, ऑथर्स की वाइफ, उनके
ऑथर्स को हेल्प की थी सिनेमा में। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन था और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है और जो आपके 100% यहाँ से क्वेश्चन आने को चांसेस है कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन ये सब आ सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। Why does the writer says that people do think much faster than people did 30 years ago? मतलब यहाँ पे जो राइटर हैं, लेखक हैं, ऐसा उनको क्यों लगता है कि जो लोग पहले, जो 30 साल पहले व्यक्ति थे, उससे भी ज़्यादा आज के लोग उन सोचते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ गति हो गया है उनके सोचने में। जो 30 साल पहले के व्यक्ति जो सोचते थे, उनसे भी तेज़ गति से आज के व्यक्ति सोचते हैं। ऐसा क्यों राइटर को लगता है? तो आइए आंसर समझते हैं। राइटर सेज दिस, राइटर इसलिए इस बात को कहे हैं बिकॉज द मॉडर्न people mind have a trained themselves to keep up comfortably with the rapid change screen and action। यानी इस बात को ऑथर ने इसलिए कहा क्योंकि आज का जो आधुनिक लोग हैं वो अपने माइंड को कैसा ट्रेन कर चुके हैं, बना चुके हैं, तो कंफर्टेबली बना चुके हैं। मतलब अपने आप को उस स्थिति में कंफर्टेबल महसूस करते हैं जहाँ पे क्या है, रैपिड चेंज हो रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं। जैसे वो ऑथर कहाँ थे, सिनेमा हॉल में थे, तो वहाँ स्क्रीन और एक्शन पे जो तेज़ी से बदलाव आ रहे थे, लोग और जो थे वो सारे सिनेमा में समझ पा रहे थे। तो इस तरह से ऑथर को लगता है कि जो 30 साल के जो व्यक्ति थे, जो पहले सोचते थे 30 साल पहले, आज के व्यक्ति उससे भी ज़्यादा सोचते हैं। इफ़ द समवन डज नॉट थिंक फास्ट इन टुडे वर्ल्ड, अगर कोई व्यक्ति आज की दुनिया के तेज़ी से वो अगर वो अपने आप को नहीं सोचेगा, दे मे बी नॉट गेट अनदर चांस टू थिंक एट ऑल, यानी दोबारा उनको इस संसार को समझने का मौका नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जीवन में बदलाव हो रहे हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 और आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारा जो अब तक अभी हम लोग ने 9 क्वेश्चन किए हैं। आइए हम लोग 10th क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10th और काफ़ी इजी क्वेश्चन रहा, लास्ट क्वेश्चन आपका जो आपके वर्ड मीनिंग से ही है। आइए क्वेश्चन नंबर 10th को देखते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग आर गिवन इन द ग्लोरियस ऑफ द वर्ड डिकी एंड फैंसीफुल, यानी क्या मीनिंग होते हैं जो इस वर्ड मीनिंग में आपके चैप्टर में जो दिए हैं उससे क्वेश्चन है डिकी का और फैंसीफुल का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएंगे, आइए समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द ग्लोरियस पेज ऑन, डिकी का मीनिंग होता है वीक हार्टेड, यानी कमज़ोर दिल वाले व्यक्ति या फिर उनके पास बहुत ज़्यादा एंजाइटीज़ हो, चिंताएं हो। ठीक है, क्लोरेसेंस इन एक्सप्रेशन। ठीक है, फैंसीफुल मीनिंग हाईली इमेजिनेटिव, यानी फैंसीफुल का मतलब काफ़ी ज़्यादा काल्पनिक दुनिया में रहने वाले व्यक्ति, काल्पनिक चीज़ों को सोचने वाले व्यक्ति। ठीक है, काल्पनिक इमेजिनेशन करना, इमेजिनेशन का मीनिंग होता है काल्पनिक, ज़्यादा कल्पना करना। तो ये था आपका लास्ट 10th क्वेश्चन। अभी तक हम लोग ने जो भी क्वेश्चन किए 1 से लेके 10th, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से 100% चांस है आने को। अगर आपको इसको PDF चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको यहाँ PDF मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से या व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। अगर आज का क्लास आपको समझ आया हो तो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।